सो ऑल बॉयज एंड गर्ल्स वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेटियंस। आज यार आपकी स्पेशल डिमांड पे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज आ चुके हैं एंड टुडे इज इन फ्रंट ऑफ यू द चीफ गेस्ट ऑल इंडिया रैंक 71 टीईएस 10+2 एंट्री। ठीक है, सो ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 31 एसएसबी जलंधर एंड यार काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्रॉम टुडेस इंटरव्यू। तो चलो यार वार्म वेलकम करते हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ अमितेश मिश्रा। ठीक है, सो अमितेश यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्टली। Hello everyone, I am Amitesh Mishra. I am from Shahdol, Madhya Pradesh. Recently, I have recommended for TS 52 entry from 31 SSB Jalandhar. अच्छा भाई, ये टीएस का थोड़ा ना मतलब काफी कम लोगों को पता होता है, तो बता सकते हो टीएस की क्या क्या प्रोसेस होती है? ऑलमोस्ट जेडब्ल्यू में कितनी रैंक पे टीएस में हो जाता है सिलेक्शन, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। भाई भाई TS सबसे पहले तो एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए जो एनडीए से मिस आउट हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं 3 एनडीए दिए मैंने और तीनों एनडीए में कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट गॉड नोज मेरा लक टीएस के लिए जाने के लिए था, तो वो जेई में परसेंटाइल भी 90 आई थी एंड अप्रॉक्स 87 परसेंटाइल पे इस बार हुआ है। मतलब रैंक देखी जाए आपकी तो सीआरएल 2 लाख पे हो रहा है अभी। बट ऑब्वियसली मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग 1.5 लाख के अंदर रैंक लाओ, 1,10,000 1.5 लाख ऐसी रैंक लाओ, जिससे आने वाले टाइम पे सेफ गार्ड पे रहो आप लोग। इससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली आगे वाले बच्चे आईटीएस और आईटीएस प्रेफर करते हैं। और सिमिलरली नेवी टेक की भी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ओके, सो लाइक आपने टोटल 4 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। सो हाउ वाज योर जर्नी, लाइक क्या क्या आपने सीखा एंड फाइनली गॉट रिकमेंडेड इन 4th अटेम्प्ट? पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ एसएसबी थी? मेरी पहली एसएसबी थी 3FSB गांधीनगर फॉर एनडी 151 कोर्स। 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023 में थी एसएसबी। पहली पहली बार रिटर्न क्लियर हुआ था एनडीए का, बहुत जोश भरा हुआ था कि इस बार तो अब एकेडमी जाना है मेरे को, जनवरी 2024 एकेडमी में। तो बहुत एकदम जोश से फुल था, लग रहा था कि बस पहुंच जाऊंगा एकेडमी। जैसे ही गया तो वहां पर गुजरात में जाते साथ पहले अहमदाबाद उतरे, फिर गांधीनगर, वहां से गांधीनगर पहुंच के स्टे किया। तो वहां एक बहुत अच्छा दोस्त बना था कुशाग्र, उसी के साथ मेरा बहुत टाइम कट गया था। तो हम लोग फिर साथ में गए अंदर बोर्ड में, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि मेरे उसको सेम बोर्ड वो सेम ग्रुप अलॉट हुआ था। अरे वाह। स्टेज 1 के लिए तो हम लोग ने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एंड नर्वस था थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार था इंटरव्यू था। तो स्टेज 1 क्लियर हुआ। एंड भाई ऐसा कभी कभी तू भी फील करेगा या फिर जो फ्रेशर्स होंगे रिलेट करेंगे, जब पहली बार स्क्रीनिंग होते हो ना, वो खुशी रिकमेंडेशन के बराबर मिल जाती है कि यार अब तो रिकमेंड हो गया बंदा। बल्कि एकेडमी जाने के बाद सेम मेरे साथ एकेडमी जाने के बाद हाँ, वो ऐसा लगता है कि भाई अब तो रिकमेंड हो गया हूँ मैं, और बस 4 दिन किसी तरह निकालने हैं। तो 60 बच्चे हम लोग स्क्रीन इन हो गए। उसके बाद फिर हम लोग चालू कर रहे थे कि भाई सेकेंड डे की प्रिपरेशंस करते हैं। अब सेकेंड डे की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को रूम से लॉट हो गए। अब कहते हैं भाई कि 3 एसएसबी दिए मैंने, 3 में फेल मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हो। तो 3 टेक्निक में एक एक टेक्निक हर बार गंदी करके आया हूँ। मतलब मेरे साथ मतलब ये केस है कि भाई एक बार एक चीज स्ट्रॉन्ग करके जाता था, एक वीक रह जाती थी। पहली बार मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया था, बहुत खराब, क्योंकि मैं बहुत एकदम सच बोल के आ रहा था कि एकदम वो वाला बच्चा नहीं होता कि यार मैं तो सच बोलूंगा, दे विल एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम, नो दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। लाइक यहाँ से ये मैसेज लेना चाहिए कि हर बार एसएसबी में जरूरी नहीं है कि जो है वही दिखाना होता है। नहीं 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 नहीं, आपको अच्छा दिखाना है, क्योंकि देखो अगर आप गंदे हो और आप अपने आप को गंदा दिखा रहे हो, तो उसको ये लगेगा कि पहले तो ये बद दिमाग नहीं है, कि इसको पता नहीं कि कुछ चीज छुपाई जा सकती है, तो उसको छुपा नहीं रहा है। तो इसको लगता है मतलब उससे ये चीज रिफ्लेक्ट होगी ना कि आप उस गंदी चीज को गंदा मान नहीं रहे हो, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। वो छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ निकाल ले जाते हैं। तो ये था। अब ऐसे पहली बार में इंटरव्यू गंदा चला गया, दूसरी एसएसबी आई, तेरे साथ गया था मैसूर में। तो वो थी शायद अपनी कब 8 जनवरी से 12 जनवरी तक की ना, 2024 में 152 कोर्स के। तो उसमें मेरा जीटीओ बहुत खराब गया था, मतलब बहुत खराब, मतलब इतना खराब कि ना मैं कोई सॉल्यूशंस दे रहा था ग्रुप के। और ऐसा होता है कि जीडी में नहीं बोल पाए, जीपी नहीं कर पाए, तो पीजीटी में आप डोमिनेट करना चाहते हो, लेकिन आपके वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहे कि अरे यार क्या बोलूं, यहाँ ऐसा क्या कर दूं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। तो वो डेस्पिरेशन दिख रही थी साफ साफ, मेरे को भी समझ में आ रहा था कि यार बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ। तो मेरा पीजीटी बहुत खराब गया था, मतलब मैं खुद ही फील कर पा रहा था कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, है ना। अब आया एचजीटी था ग्रुप टास्क में, तो मेरे को लग रहा था यार कि अब ऐसे बंदे ढूंढता हूँ ग्रुप में जो मतलब मुझसे बेकार करेंगे।
ठीक है, उनके साथ ग्रुप में रहोगे तो थोड़ा हाईलाइट होने का मौका मिलेगा सबको। ये मतलब जो रिपीटर होता है ना, फिर वो दिमाग चलाने लगता है अपना, ना चाहते हुए उसका दिमाग चलता है कि अरे यार कुछ तो ऐसा कर लूं कि रिकमेंडेशन आ जाए बस। तो ऐसे तैसे करके सेटिंग करी मैंने ग्रुप में, जीटी भी नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, वो कहते हैं जब आप प्रिपेयर नहीं होके जाओगे तो नहीं होंगी चीजें आपसे। एसएसबी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन। जो भी मतलब बंदे देखेंगे आगे जाकर के, मैं तो यही बोलूंगा भाई कि अपने आप को खूब प्रिपेयर करो, डू वॉट एवर यू कैन। एंड विनय तो सब कुछ बताएगा, तो मेरे को तो लगता है कि इसके चैनल को अच्छे से थॉरोली फॉलो करो तो काफी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाएंगे सबको ही। वो तो चलता रहेगा, लेकिन अगर तुझे भी कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देगा? लाइक अभी तेरे की ऑलमोस्ट 3 एसएसबी हो गई ना, और फोर्थ में रिकमेंड 4 हो गई, 4। अभी मैसूर के बाद थर्ड में फिर क्या गलती की थी? थर्ड में मेरी एसएसबी गई थी, थर्ड से मेरी इलाहाबाद में 153 कोर्स के लिए। और वहां पर मैं साइक खराब करके आया था। अच्छा, साइक खराब करके? अरे मतलब साइक में ऐसा कहते हैं कि बी नेचुरल, पर मैं पहले नेचुरल फ्लो में ही लिखता था, तेज लिखता हूँ तो जल्दी कंप्लीट कर लेते स्टोरी। तो एक सर मेरे को ऐसे मतलब असेसमेंट के लिए मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप अपनी आपकी स्टोरी अच्छी है, आपकी स्टोरी में आप ऐसे 3 सेक्शन बनाओ, जैसे नहीं 10th 12th के आंसर्स लिखते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो उसमें सेक्शन बना के लिखना होता है। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन बना के लिखो, सबसे पहली 2 लाइन में इंट्रोड्यूस करो कैरेक्टर को और बताओ कि एक ऐसी प्रॉब्लम है और उसको टास्क दो। कि जैसे कोई भी स्टोरी है, फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला है, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल मत बनाओ कि पुलिस वाले की ड्यूटी लगी है, ऐसा करो कि सपोज अमितेश एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी, उसको टास्क दिया गया है महिला की सिक्योरिटी का। अच्छा, ऐसे टाइप से करो, है ना, मतलब उसको दिखाओ कि उसको एक गोल दिया गया है। मैं कहा ठीक है। उसके बाद उस जो प्रॉब्लम जो भी आ रही है उससे सॉल्व करवाओ, ठीक है, और लास्ट में उसको कोई ना कोई उससे सीनियर कॉन्ग्रेचुलेट करेगा या फिर अप्रिशिएट करेगा, ऐसा। मैं कहा ठीक है भाई, ये चीजें अच्छी लगती है। 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, आपकी 12 की 12 स्टोरी सेम फॉर्मेट में होंगी, समझ जाएगा कि बहुत गंदे तरीके से कोच होके आया है बंदा, बहुत ज्यादा वो समझेगा सारे कोच आइडियाज हैं। हाँ, सारी मतलब रटी रटाई स्टोरी दिख रही थी। ऐसा नहीं मैं रट के गया था, मैं स्टोरी खुद से बना लेता हूँ, बट वो दिख ऐसी रही थी कि एकदम प्रॉपर कोच, तो वहां से भी फिर बाहर हो गया। तो मेरी यही सजेशन है भाई कि साइक में जनरली जितना सुना है मैंने कि अगर आप नेचुरल रहोगे तो शायद ही आपको बाहर करे। अगर आप किसी और का सुन के जाओगे, बहुत ऐसे कोचिंग करोगे, बहुत कोचिंग, तो परेशान होगे। इसलिए अपने नेचुरल फ्लो में लिखो, थोड़ी बहुत करेक्शन करते रहो, लेकिन परेशान नहीं होना साइक को लेकर, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि किस बोर्ड में कौन सा साइकोलॉजिस्ट आपको असेस कर रहा है। हो सकता है कोई बुढ़ा सा साइकोलॉजिस्ट है, मतलब जो ज्यादा एज का है, वो ओल्ड स्टाइल थिंकिंग से आपको जज कर रहा है, कोई नया साइकोलॉजिस्ट है वो अलग तरीके से जज कर रहा है ना, तो चीजें बहुत वेरी कर जाती है साइकोलॉजी में। इंटरव्यू और जीटीओ ऐसे पार्ट है कि एक स्टैंडर्ड दिखता है, साइकोलॉजी यार बहुत वेरी कर जाएगी, मेरे को तो लगता है, मेरा पर्सनल ही मानना है, बाकी अब अलग अलग बोर्ड अपना देखते होंगे। हाँ नहीं, तो ऐसा है, कभी रेटिंग भी नहीं देता, लाइक वो या तो कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं करता कभी, या फिर कम्प्लीटली फेवर में भी नहीं होता। बाकी तो फिर इंटरव्यू से बस थोड़ा कहीं ना कहीं मिलना चलना चाहिए। बाकी फीडबैक तो क्योंकि उन्हें भी प्रेशराइज होता है, क्योंकि हर बच्चे का एक सिंपली फीडबैक देना होता है, उन्हें एटलीस्ट उनके फीडबैक मैच भी करनी चाहिए तरफ से, तो वो तो रहता है। अच्छा, फिर आगे तो अभी नहीं, थर्ड एसेसमेंट एक और चीज है, मेरे को लगता है जैसे तूने भी बताया ना कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट अपना फीडबैक देता है कि ये कोच होके आया है ना, तो मेरे को लगता है कि यहाँ वो चीज दिखी होगी, क्योंकि जब जीडी चालू होने वाला था, है ना, तो नॉर्मली जीटीओ क्या करता है, एक बार बताता है टॉपिक को, मतलब पहले वो जीडी 1 के पहले वो 2 टॉपिक बताएगा, उसके बाद बोल देगा कि आपको इसमें से एक चूज करना है, फिर वो रिपीट करता है। हमारा जीटीओ ने क्या किया था इलाहाबाद में कि उसने 2 टॉपिक बताए, हमने एक चूज किया, उसने वो रिपीट किया, एंड जनरली यहाँ के बाद जीडी चालू हो जाता। तो मैंने लीड लेने के चक्कर में बोल दिया, इमीडिएटली ही सेड कि डू नॉट स्पीक अंटिल आई से यू टू डू सो। सॉरी सर। वो जाके कुर्सी में बैठा, उसने एक बार फिर से टॉपिक बताया, सब कोई चुप थे, उसने बोला नाउ यू शुड गो ऑन। तो वहां पर मेरे को लग रहा है कि उसने देखा होगा कि यार मतलब बंदे ऐसे छोटी छोटी चीजें से उन लोग थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि कोचिंग करके आया है क्या, एंड फिर दिखता है कि यार एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। कोचिंग इज नॉट अ बैड थिंग, उन लोग ऐसे मतलब इनकरेज ही करते हैं कि आप करके आओ, अच्छी बात है, नहीं भी करके आओ कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा भी अलग हट के काम करोगे तो वो दिखता है उनको, तो फिर खटकती है उनकी आंखों में चीजें। वही है भाई, नॉर्मल रहना रहता है। और मेरे को तो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एसएसबी में जब आप जाओ
तो वो टेंशन दिमाग से में रहती है ना कि रिकमेंड होगा कि नहीं, उसको हटा के जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये 3 बार हुआ है। एनडीए की सारी एसएसबी में ऐसे ही दिया था अंडर प्रेशर की यार सेलेक्ट होना है, मम्मी पापा बहुत उम्मीद से भेज रहे हैं। एंड इवन फर्स्ट एसएसबी में तो बहुत ज्यादा ही उम्मीद थी घर वालों को कि भाई रिटर्न निकल गया अब तो एसएसबी भी निकल जाएगी। फिर फर्स्ट में रिजेक्शन मिला तो सेकंड में उन लोग थोड़ा होश में आ गए कि नहीं यार मतलब रिजेक्शन भी होता है कुछ। तो सेकंड तो नॉर्मल था। थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा था कि अब तो मैं खुद बहुत श्योर था कि अब मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। हर एस्पेक्ट को मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। और भाई साइकोलॉजी मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ करके आ गया। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर भाई मैं ऐसा था कि टीएस की एसएसबी आ रखी है, 2 दिन बाद जाना है। आज मेरा मूड है कि नहीं जा रहा है। रात में पापा आए पूछे जाना है, मैं कहा नहीं। तो फिर पापा खाना ना खाए और करीब 11:30-12 बज गए थे रात को। मम्मी आए कहती क्यों नहीं जा रहे हो। मैं कहा मम्मी क्यों जाऊं मैं बीटेक कर लूंगा, कोई एक नॉर्मल सी जॉब कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को बहुत बेइज्जती लगती है जब मैं कॉन्फ्रेंस उठाता हूँ। मम्मी कहती है सुनो हमारा पैसा लगता है, ठीक है ना, हम पैसा दे रहे हैं, 5,000 रुपए उनने तुरंत दिए, बोले कि रिजर्वेशन करो और लिख लो 5 दिन तुम हमको घर में मत दिखना, भले कहीं घूम के आ जाओ, हरिद्वार चले जाओ, नहा के आ जाओ, जलंधर जाओ, दर्शन करके आ जाओ, लेकिन हमको घर में नहीं चाहिए, तो तुम जाओ। तो मम्मी ने वहां बहुत सपोर्ट भाई, क्योंकि मतलब मैं ऐसा हो गया था कि यार नहीं ही हो रहा है, क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया। नहीं होता है, एक टाइम के बाद लगता है कि यार अब क्या ही करूं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट। मैं भाई बहुत मतलब डिमोटिवेट हो चुके बैठ चुका था कि यार अब नहीं जाऊंगा, क्या मतलब जाने का, नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स से मतलब मम्मी ने तो बहुत ही बोला कि बेटा जाओ, हमारा पैसा लग रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम अभी नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया तुमने ना, 1 रुपया तुमने उड़ाया है, ठीक है ना, हमको पता है हम पैसे कहाँ फूक रहे हैं, जाओ। तो मैं ऐसा था कि मैं रोते रोते किया नहीं, फिर मम्मी बोली जाओ। फिर रिजर्वेशन किया तत्काल में, सीट मिली, चला गया। वहां पहुंचा तो सीट भी नहीं मिली, हाँ इत्तेफाक से इसमें सीट नहीं मिली थी। ऐसा था कि दिल्ली तक जाना है, तो फिर टीटी से बात किए तो उसने जैसे तैसे करके 1500-1600 रुपए कुछ लिए, थर्ड एसी में दे दिया था। सीट नहीं मिली थी। फिर जलंधर से दिल्ली तो जलंधर मिल गई थी सीट बल्कि। तो ऐसा मैं गया, पहुंचा जलंधर। वहां जो कोई जलंधर जाए कभी तो वहां एक एसएसबी स्टे है, तो ऑफिशियल एसएसबी स्टे नहीं है, वो चीमा पाजी नाम का एक आदमी है सरदार, उसका है। भाई तुम अवॉइड करना कि उस आदमी के साथ रात में सो रहे हो। वो आदमी रात को मतलब लड़के छेड़ देता है भाई, इतना मतलब बेशर्म है। हम रात में सो रहे हैं, वो परेशान कर रहा है हम लोग को कि अरे तुम्हारा तो इंटरव्यू है कल, कैसे करोगे ऐसा वैसा, बहुत मतलब अरे भाई दे लेंदे बन जान दे अफसर। बहुत परेशान किया रात भर उसने, मतलब 3 बजे हम सोने गए, 5 बजे उठ गए। अरे सुबह उठ करके गए वहां, नहा धो के जैसे पहुंचे, देखे अरे भाई 128 से कितने बच्चे तो आए हुए थे। मैं मम्मी को फोन किया, मम्मी हाँ मम्मी देखो लौटने की टिकट नहीं है, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो, है ना, मैं स्क्रीन आउट हो रहा हूँ। मम्मी बोली सुबह सुबह तुम अच्छा बोला करो। गया बैठा, स्क्रीन इन तो हो ही गया, मतलब स्क्रीन इन ऐसा हो जाता है, वो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं था मेरे लिए। स्क्रीन इन हो गया। फिर मैं कहा मम्मी देखो स्क्रीन इन हो जाते हैं, रिकमेंड होना मुश्किल होता है, मुझे पता है नहीं होऊंगा। तो भाई हर दिन मैं उठता था, मैं टास्क करने जाता था, मन से टास्क करता था, ऐसा नहीं टास्क करते समय कुछ नहीं सोचता था, रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मेरे को अपने अंदर एक जवाब पता था कि नहीं होऊंगा। मतलब मैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला सिनेरियो होता है ना, परफॉर्म बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वैसे वाले रेडी होके चल रहा था कि नहीं ही होगा अधिक से अधिक, मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तो ये करके चल रहा था। लास्ट डे जब कॉन्फ्रेंस थी उसके पहले फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी मैं क्या करूं, आने का कैसा करूं, मतलब मैं फुल मूड में था भाई कि नहीं हो रहा है मेरा। जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तब फॉर्चुनेटली हो गया, क्योंकि इस बार मैंने साइक सही कर ली थी। बोला ना कि साइक गड़बड़ थी, पहले जीटीओ गड़बड़ था, इंटरव्यू गड़बड़ था, तो तीनों चीज मैंने बहुत कॉन्शियसली देखी थी। मेरे को पता था क्या नहीं करना है, कहाँ पर जा करके हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज करके गया था, कहाँ पर मैं क्या एरर करता हूँ। जैसे देख पहली एसएसबी में इंटरव्यू खराब करता था, तो इंटरव्यू के बहुत सारे जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे गूगल से इधर उधर, तीन तूफान जितनी बुक्स थी सबसे क्वेश्चन उठाए। एंड मेरे को लगता है 80% इंटरव्यू आपको पहले ही मिल जाता है आपको, तो 20% होता है आप स्पेशल जो चीजें होती है जो आपसे इंडिविजुअल पूछी जाती है उनके लिए प्रिपेयर करना था। तो प्रिपेयर करके गया था मैं, पूरा पढ़ के गया था, मतलब पूरा हर एक चीज के बारे में। फिर टैंक वगैरह सब प्रिपेयर करके गया था, कौन से टैंक पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि अगर आप एनडीए जा रहे हो तो उसमें तो ज्यादा नहीं पूछते कि ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि सबको पता है खड़कवासला पुणे, ठीक है। लेकिन जब आप टीएस के लिए जाते हो तो बंदों को थोड़ा कम पता रहता है कि टीएस के एक्चुअली में कॉलेज कहाँ है। अभी रिसेंटली जैसे 2 कोर्स से चेंज कर दिया है,
टीएस पहले ओटीए गया भेजता था, अब डायरेक्ट सीटीडब्ल्यू फिर आईएमए भेजता है। तो ये चीजें भी उन लोग बहुत मतलब इसमें पूछ रहे थे। तो वो सब प्रिपेयर करके गया था, किस सीटीडब्ल्यू की पेरेंट आर्म कौन सी है, सब पूरा पढ़ के गया था। तो वहां तक ये सब जब पूछा तो फिर इंटरव्यू में बल्कि उसने मेरे से वो पूछ रहा था मेरे से कि बेटा आपका गड़बड़ का, फिर वो ऐसे हो गया था, पहले फर्स्ट हाफ इंटरव्यू इंग्लिश चला बढ़िया कि व्हाट वाज दिस थिंग्स एंड दैट, पूरा मतलब सीआईक्यू पूरा इंग्लिश में चला, उसमें एक भी हिंदी नहीं। फिर जो मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे पूरी हिंदी में, एक भी इंग्लिश नहीं। मतलब जैसे मैं तो बात कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली वो पूछा था कि बेटा आपका फिर यहाँ कैसे गड़बड़ हो गया था। मैं कहा सर पहली बार मेरा 3 इंटरव्यू थे, तीनों बार एक टेक्निक खराब गई है। बोले कैसे कैसे, मैं बताया कि सर गांधीनगर में था तो इंटरव्यू खराब गया, मैसूर में था तो जीटीओ खराब गया, और अभी रिसेंटली प्रयागराज से आ रहा हूँ तो ये खराब हो गया। बोले आप 2 बार एयरफोर्स गए थे फिर आप आर्मी क्यों आए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था भाई मेरे लिए भी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा हो रहा था कि एयरफोर्स बोर्ड से रिकमेंडेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं तो हम लोग सब देखे थे, मैसूर 60 में 3 4 5 ऐसे रिकमेंड कर रहा था, और वहीं अपन देख रहे थे इलाहाबाद का 30 में से 11 बंदे 12 बंदे 15 रिकमेंडेशन। बढ़िया बढ़िया, बैंगलोर ने तो हद कर दी थी, बैंगलोर ने भी हद कर दी थी। तो मेरे को लग रहा था कि भाई आर्मी बोर्ड मिल जाए किसी तरह से तो एटलीस्ट रिकमेंडेशन का चांस तो बढ़ जाएगा। मेरा ये था कि भाई सबसे गंदा जो रिकमेंडेशन शायद भोपाल है बेंगलोर का ही चल रहा है अभी इस कोर्स में, उन लोग भी 30 बंदे स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें से 5 रिकमेंड करेंगे। एयरफोर्स 60 में से 5 रिकमेंड कर रही है, तो यार जस्ट डबल चांसेस रिकमेंड होने के। ये सोच करके मैंने बदला था, लेकिन ये उसको बता नहीं सकता था ना मैं। तो अब ऐसा हुआ कि मतलब सर रिकमेंडेशन के लालच में बदल डाला है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो फिर मैंने उसको बोला था कि सर मेरे नाना जी सर्व करते थे। फिर ऐसा है कि थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी आप क्रिएट करके जाओ, जैसे जो चीज आप फंस सकते हो। तो मैंने उनको बताया सर मेरे नाना जी सर्व करते थे आर्मी में, एंड उन्होंने इंडो चाइना वॉर 1962 और इंडो पाकिस्तानी वॉर लड़ी है 1971 की। ठीक है, तो वो लड़े हुए हैं, एंड शायद वो राजपूताना राइफल्स में थे, वो हवलदार थे, है ना। तो ऐसा था कि मैं उनको ऐसा बताया, तो बोले कि फिर आप आर्मी क्यों नहीं ऑप्ट किया? मैं कहा सर मेरा 10th तक आर्मी का ही था, नो डाउट। 11th में आया था ना, तो मेरे स्कूल में एक एयरफोर्स के पायलट आए थे, उनको देख करके मेरे को एविएशन का मतलब लग गया कि हाँ एविएशन में जाना है, फिर एविएशन के लिए करना है। तो 2 अटेम्प्ट सर मैंने खुद को एविएशन के लिए दिए, मतलब एयरफोर्स के लिए, बट सर उसमें नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार लास्ट अटेम्प्ट है एनडीए का, एक बार आर्मी के लिए ट्राई कर लेते हैं कि कहीं सर वो एक रिग्रेट नहीं रह जाए कि आर्मी के लिए भी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने आर्मी ऑप्ट कर लिया। बोले अच्छा अच्छा, तो अभी टीएस में आए हुए हो तो बताओ टीएस में कहाँ जाओगे? मैं कहा सर आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम टीएस, तो मैं ऐसे ही बोला। तो कहा बेटा हिंदी में बात कर सकते हैं अपन, हिंदी में बोलो। पक्का ठीक है सर। तो टीएस से रिकमेंड, इस सेंटर से रिकमेंड होने के बाद सर 3 ऑप्शन रहेंगे, या तो आइदर एमसीएमई सिकंदराबाद, एमसीटी मऊ, या फिर सीएमई पुणे। तो बोले सीएमई पुणे की पेरेंट ब्रांच बताओ। मैं कहा कोर ऑफ इंजीनियर्स। बोले अच्छा, कौन कौन सी डिग्री होगी वहां? मैं कहा सर इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग होती है। बोले ठीक है। फिर ऐसे एमसीटी का पूछा, मैं कहा सर सिग्नल्स एंड देन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर पूछा तुमको कहाँ जाना है? मैं कहा सर माऊ जाना है। बोले क्यों माऊ क्यों जाना है? मैं कहा सर क्योंकि आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कोर ऑफ सिग्नल्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईएमई और जो इंजीनियर्स है इन लोग थोड़ा सा इन्फेंट्री से दूर रहते हैं। लेकिन मेरा तो था कि मतलब एनडीए भी जा रहा था तो इन्फेंट्री भी जाना है, आई वांट टू बी एट दैट प्लेस। तो सिग्नल्स का सर जितना मैंने देखा है कि इन्फेंट्री के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट मिल जाती है, बहुत ज्यादा चांसेस है इन दोनों से ज्यादा। तो सर इसी तरह इन्फेंट्री के पास भी रहूंगा। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर उन्होंने हंस के इस बात को टाल दिया था। आई डोंट नो इस बात में उस समय कितना कन्विंस हुए होंगे वो, बाकी उन्होंने हंस के टाल दिया। मैं कहा ठीक है हो गया। फिर इतना हो गया था तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि अच्छा जोरावर टैंक के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो मैं कहा कि जोरावर टैंक है, डीआरडीओ भी रिसेंटली डेवलप किया है, एंड ये हाई एल्टीट्यूड्स के लिए हम बना रहे हैं। बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसने पूछा कि करंट अफेयर्स बता दो कुछ। तो करंट अफेयर्स में वो रशिया और यूक्रेन वाला बताया था मैंने कि पीएम मोदी की विजिट हुई थी उस समय शायद, तो वो बताया था। एंड इजराइल हमास वाला बताया था। तो उन्होंने पूछा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर एक्चुअली किस एरिया को लेकर स्टार्ट हुई थी, मतलब एक्चुअली जब स्टार्ट किया था रशिया ने तो किसके लिए किया था। तो मैंने वो शुरू में देखता था मैं बहुत, यार एक चैनल है स्टडी आईक्यू आईएएस, उसमें वो अंकित अग्रवाल सर है ना, और वर्ल्ड अफेयर्स में जो प्रशांत हो सकता है उसी में आगे स्टडी आईक्यू में, उन लोग की वीडियोस खूब देखता था। तो मेरे को याद था कि लुहांस और डोनेस्क में सब चीजें चालू हुई थी, और डॉनबास रीजन कहते हैं उसको, मेरे को याद था ये। मैंने उनको बोला तो इम्प्रेस हो गया कि हाँ बंदा मतलब अगर रशिया यूक्रेन वॉर बोल रहा है मतलब अभी नहीं पढ़ा, इसको शुरू से बैकग्राउंड स्टोरी भी पता थी रशिया यूक्रेन वॉर की।
तो वहां से वो खुश हो गए। फिर करंट अफेयर्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछा, इंडियन इलेक्शंस में पूछ रहे थे थोड़ा बहुत, बट मेरे स्टेट के बारे में ज्यादा पूछ रहे थे कि आपका स्टेट कैसा है, एंड आपके स्टेट मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशलिटी बताओ। मैंने कहा सर कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरियाज है हमारे पास। बोला अच्छा। बोला कि तो अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताओ। तो फिर हाँ मतलब अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने तो एक और सजेशन है बाकी लोग के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट बहुत याद करके जाओ। और जब अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में खत्म होने लगे चीजें, तो आपके आसपास की जो चीजें हैं ना आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी गिना दो। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, हालांकि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पर फिर मैंने उसको बोला कि सर फ्रॉम माय लिविंग प्लेस इट्स सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स, क्योंकि मेरे घर से अगर तुम 5 किलोमीटर जाओ तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट ही लग जाता है। एंड वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का रिजर्व एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो ऐसा है कि टाइगर्स आते रहते हैं यहाँ भी। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले एक टाइगर मतलब आ गया था, अच्छा, स्कूल के पास। हाँ, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी। तो मैंने कहा कि सर हमारा मतलब घिरे हुए पूरे फॉरेस्ट एरिया से। तो बोला अच्छा। फिर कहा कि अमितेश डू यू फाइंड वेयर यू आर लिविंग इज अ गुड प्लेस। मैं कहा यस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट एक अच्छी जगह वही है रहने के लिए जहां पर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक नदी हो, एक जंगल हो। सर हमारे पास तो बहुत घना जंगल है, 3-3 नदियां हैं। फिर पूछा नदियों के नाम, मैंने कहा सर सोन है, मुरना है और एक छोटी सी लोकल रिवर है। तो उसका नाम बता दिया। वो बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर सोन के बारे में पूछने लगे, सोन नदी क्या कैसा है। मैं कहा गंगा में जाके मिलती है आगे। बोले ओके ठीक है। फिर और फिर क्या पूछ रहा था यार, वो कुछ तो मतलब मस्त मस्त चीज पूछ रहा था, मतलब ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। हाँ, मेरे से पूछा कि शेडोल के बारे में क्या स्पेशलिटी है। तो मैंने कहा कि सर शहडोल के बारे में स्पेशलिटी तो मतलब ऐसा कोई खास डेवलप डिस्ट्रिक्ट है नहीं सर, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। बोले हाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि सुना होगा तूने मतलब वो एसटी में पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भगवान बिरसा मुंडा की पूजा की जाती है। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली कल उनकी जयंती भी थी, तो सीएम और जो राज्यपाल थे वो हमारे यहाँ आते हैं हर साल, मतलब आते हैं यहीं आगे पूजा करते हैं उनकी। मैंने कहा कि सर ये, तो बोले हाँ यहाँ के। और फिर यहाँ के ट्राइब्स के बारे में पूछा, कौन से ट्राइब्स है पर्टिकुलरली। ऐसा गोंड ट्राइब है यहाँ पर। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर शेड्यूल ट्राइब के बारे में थोड़ा बहुत पूछ रहा था। फिर बोला कि अच्छा एक डिफरेंस बताओ कि एक जो मतलब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिफरेंसेस बताओ। तो फिर अब ऐसा है मतलब वो इंटरव्यू को खींच रहा है, मुझे समझ में आने लगा कि वो बस देखना चाह रहा है कि बंदा अगर मैं से कुछ पूछ रहा हूँ तो सॉरी सर कब बोलता है कि सॉरी सर मेरे को नहीं पता। अब ऐसा है कि वहां पर फिर मैं थोड़ा सा रुका। फिर मैं कहा कि सर पहला डिफरेंस तो है कि सर जब आप कोई लैंड खरीदोगे तो हमारे इधर अगर आप लैंड खरीदोगे तो इधर कलेक्टर से भी आपको साइन लेने पड़ेंगे, और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खरीदोगे तो आप नगर पालिका से भी काम करा सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ नगर पालिका का रोल खत्म है, सिर्फ कलेक्टर ही काम करता है, नगर पालिका कोई काम नहीं करती लैंड वाले में। बोला अच्छा ठीक है। फिर बोला कि दूसरा, मैं कहा सर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, मतलब होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट है लेकिन उसको जो पूरा देख रेख होती है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो बोला अच्छा। मैं कहा यस सर। कहता है आर यू श्योर अबाउट दिस। मैं कहा यस सर आई एम 100% श्योर कि ये चीजें हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक टीचर ही है। फिर मम्मी के प्रोफेशन में पूछने लगा क्या कैसा है, तो ऐसे करके थोड़ी बहुत आगे चीजें बढ़ी। लास्ट में कह रहा था कि अच्छा अमितेश टेल मी कि तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, अच्छाई क्या है। मैं कहा सर अच्छाई हाँ ये मतलब मैं एक्सपेक्ट मतलब मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन मेरे से हर इंटरव्यू में पूछे, पर कभी नहीं पूछा गया मेरे से। टू बी वेरी मतलब ऐसा है कि जो हर रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू सुनो ना, ऐसा रहता है कि अपनी अच्छी क्वालिटी बताओ, अपनी बुरी क्वालिटी बताओ। होता है ना। मेरे को लगता था यार मुझसे कभी नहीं पूछा ये वाला सवाल, मुझे भी चाहिए ये सवाल, आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम मी। तो ऐसा मैं सोच के बैठा था, उसने पूछ लिया। मैं कहा सर अच्छाई मेरे अंदर ये कि आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माय फ्रेंड्स। बोला ठीक है। और दूसरा, मैं कहा सर आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं अच्छे से अपने दोस्तों से बात करता हूँ। इसमें अच्छाई क्या है नितेश। मैं कहा सर अच्छे से बात कर लेता हूँ तभी मैं अपने दोस्तों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा एक दो बुराइयां बताओ। तो मैंने कहा, अब मैं बुराई में यार फंसने लगा थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा सर लुक्स। तो कहा यार लुक्स में क्या, ठीक है तो देखता है यार स्मार्ट बॉय, प्रीटी वेल, गर्लफ्रेंड भी होगी। मैं कहा नहीं सर। कहता है देख अब झूठ मत बोल। फिर वो इस बात को लेकर के खींचा था कि फीमेल फ्रेंड्स नहीं है क्या। मैं कहा सर है, तो गर्लफ्रेंड भी होगी। मैं कहा नहीं है सर। अमितेश देख सच बोल दे। मैं कहा सर सच में नहीं है। कहा ठीक है बट लुक्स का क्या करना, अब तू तो आर्मी में जा रहा है, वैसे भी तेरे बहुत छोटे छोटे बाल कर देंगे हम लोग, हमारे पास रहेगा तो साल भर, तो क्या करेगा गर्लफ्रेंड बना के। लुक्स का कोई मतलब नहीं, ठीक है।
और क्या बुराई है? उसने कहा अच्छा चल एक ही बुराई बता दे। तो मैंने कहा कि सर लुक्स नहीं तो सर कम्युनिकेशन। कहा अमितेश अच्छाई और बुराई एक ही कैसे हो सकती है किसी इंसान की? मैंने कहा सर सही बात है। फिर मैंने कहा सर हर इंसान में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है किसी किसी चीज का। मतलब जरूरी है कि अच्छा कम्युनिकेटर हो लेकिन और इम्प्रूव कर सकते। बोला नहीं नहीं बुराई बता जो जिसमें एकदम ही खराब है। मतलब बुराई इन द सेंस फिर वो बोलने लगा कि एकदम ही खराब चीज बता दे अपने बारे में जिसको तेरे को लगता है इम्प्रूव करना है मेरे को। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार मैं बोल दूंगा पंचुअलिटी तो बोलेगा तू फौज में आ रहा है तो अभी से पंचुअल नहीं है। मैंने कहा ये आइडिया ड्रॉप करो। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है पर अगर वो टाइम दे रहा है तो सोच लो। तो फिर मैं पहले इंटरव्यू में बोल देता था। मतलब अगर मेरे शुरू के 3 इंटरव्यू होते ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं पंचुअलिटी जरूर बोल के आता कि सर पंचुअल नहीं हुआ टाइम का। बट फिर मैंने कहा नहीं यार रोक लेते हैं अभी तक इतना अच्छा सब कुछ चला है तो थोड़ा संभाल लेते हैं इसको। फिर योर ग्रुप टास्क में कहा सर अच्छा किया। लेक्चर कौन से टॉपिक पे था तो मैं बताया सर आयुष्मान भारत पे बोला था। बोला ठीक है ठीक है। बोला कि फिर भी अमितेश कुछ बताओ कमी। मैं कहा सर मैं ऐसे नीचे नीचे देखा फिर मैं कहा पैर देखा मैं अपने। मैं कहा सर बॉडी लैंग्वेज। कहा बॉडी लैंग्वेज में क्या खराबी है? मैं कहा सर आई डोंट थिंक कि खराबी है लेकिन मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने से और एनहेंस होगी पर्सनैलिटी। मुझे अभी खराबी नहीं दिख रही है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रूव कर लूंगा तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगेगी। तो फिर वो हंसने लगा। कहा मिश्रा जी अगले इंटरव्यू में कुछ कमी ढूंढ के आइएगा। और फिर कहा कि ठीक है चल हो गया बेटा। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल द बेस्ट। ठीक है थैंक यू सर। बाहर आ गया मैं। अब मेरे को लास्ट लास्ट के बारे में थोड़ी सी हंसी आ रही थी यार कि मतलब लास्ट लास्ट में एकदम मतलब फनी माहौल हो गया था अंदर कि वो हंस रहा था मेरे ऊपर इंटरव्यूअर। हंस हंस के बातें हो रही थी बट ठीक है इन द एंड निकला वहां से। और भाई फिर ग्रुप टेस्टिंग का बताया जैसे मैंने तो जीडी किया था। तो एक आध बच्चे होते हैं जीडी में जो बहुत बोलते हैं बहुत मतलब नॉन स्टॉप उनका मुंह चलता रहेगा। तो 4 एसएसबी दी। 4 एसएसबी के बाद एक छोटा सा सजेशन है कि अगर वो कोई बहुत बोल रहा है एक बार सुन लो 2 बार सुन लो तीसरी बार आप भी बोल दो आप उसको ओवर रूल कर दो। कोई जरूरत नहीं सुनने की। जीटीओ आपकी बात सुनेगा वहां पर क्योंकि वो देख रहा है कि बंदा तो चुप ही नहीं हो रहा इसकी बात सुनने का फायदा नहीं। इज नॉट अ ग्रुप पर्सन तो वो वहां से उसको हटा देगा। और ये मत सोचना कभी भी कि आपकी बात नहीं सुनी गई है। पता नहीं क्या है जीटीओ के पास कुछ अच्छे से कान होते हैं भगवान के दिए हुए वो सब सुन लेते हैं। जो आप बोलो वो सब कुछ सुन लेगा। ऐसा तो नहीं कि वो समझ नहीं पाएगा। वो एक एक पॉइंट नोट करता है। वो देखा होगा मैंने वो लिखता रहता है कुछ। मैं मतलब जब कोचिंग वोचिंग जब करते हैं ना तो जब उनकी शीट्स देखो तो एक एक पॉइंट लिखते हैं। जैसे इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में अगर मैंने कुछ बोला ना कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ कितने बिलियन डॉलर्स का है तो मेरे चेस्ट नंबर के आगे ट्रेड डेफिसिट इतने बिलियन डॉलर्स वो लिख के रख लेगा। बहुत सारी चीजें नोटिस करता है क्योंकि आपकी हर एक स्टेटमेंट एक नया डायमेंशन खोल देती है ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसको चाहिए कि भले आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम ना बोलो बट ग्रुप डिस्कशन में आपका कंट्रीब्यूशन हो। डिस्कशन एकदम स्मूथली आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें नोट करता है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आप कुछ बोल रहे हो अच्छा बोले हो कुछ आप भले ग्रुप ने नहीं सुना लेकिन एक जीटीओ जरूर सुन लेगा। एंड अगर ग्रुप उसको सुन के उस पर डिस्कशन कर रहा है तब तो वेल एंड गुड बहुत। नहीं इसमें मोस्टली होता ही है कि जीटीओ आपकी सारी बात सुन लेगा। मैंने बोला ना कि उनको भी एक बर्डन होता है उनके पास कि उनको भी सबकी फाइल भले ही रिकमेंड हो या फिर ना हो इधर दे आर कॉन्फ्रेंस आउट और रिकमेंडेड तब भी उनको सबकी प्रोफाइल तो बना के देनी ही होती है। अदरवाइज मार्क्स तो लास्ट में डिसाइड होंगे। तो इसीलिए वो ऐसे होता ही है कि वो सबकी प्रोफाइल बना कर रखते हैं पहले से ही कंप्लीट उनके पास पूरा रहता है। और जब वो सारी चीजें मैच करती है ना तीनों में तभी रिकमेंडेड होते हैं। अदरवाइज फिर वही रहता है कॉन्फ्रेंस आउट का सीन या फिर कॉन्फ्रेंस का जो भी सीन हो आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाएगा। तो एज यू गॉट स्क्रीन इन ऑल द 4 टाइम्स तो स्क्रीनिंग के लिए कुछ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट जो मल्टीपल टाइम्स स्क्रीन होते हैं फिर रिपीटेडली। भाई स्क्रीन की एडवाइस तो एक ही दूंगा कि ओआईआर को जो नेग्लेक्ट जो स्क्रीन आउट हो रहा है उसके लिए सिर्फ ऐसा है कि भाई 2 पार्ट पे फोकस करना है। अगर आप ओआईआर को छोड़ के जा रहे हो तो बिलीव मी ओआईआर रेटिंग होती है। पहले तो लोगों को पता नहीं था इस बारे में कुछ क्योंकि हम लोग जब मेरे को याद है 11th-12th में भी था मैं तो जितने यूट्यूबर में यूट्यूब में सुनता था जितना तो सब कहते थे ओआईआर छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। बट सच ये है कि ओआईआर रेटिंग्स होती है ओआईआर 1 2 3 4 5
ट्राई करो OIR 1 to 3 में रहो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट उसको नेग्लेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सेकंड थिंग, अपने नरेशन पे ध्यान दो। OIR 1 और इधर 2, बस 3 तक नहीं जाना है, ठीक है? OIR 1 या फिर 2। हाँ, मैंने इस पे बनाया था एक प्रॉपर वीडियो, प्रैक्टिस भी कराया, तो OIR 1 लाओ या फिर 2 लाओ, इससे नीचे आई डोंट थिंक कि आना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन काफी हाई है इसके टाइम पे। ऐसा भी नहीं है भाई कि OIR 1 2 लाना भी कोई बहुत मुश्किल चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करके जाओ, आंख के सामने से निकला हुआ है तो इट्स जस्ट लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, तो सही बात है, OIR पे बहुत फोकस करो। अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हो तो OIR पे ध्यान दो, और नरेशन पे। नरेशन इंप्रूव करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट, मेरा भी नरेशन अच्छा नहीं था, जितना तुम लोग भी देखे होगे, जब मैं SSB मैसूर में था, बोल नहीं पाता सही से। तो उसके लिए एक छोटा सा काम करो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर को बोल बोल के पढ़ो, जिससे आपके जो मतलब जब आप बोलोगे तो आपकी स्पीच क्लियर हो जाएगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ही ऐसा होगा कि जब सेंटेंस मल्टीपल टाइम बोल रहे हो, तो जब आप वहां पर अपनी खुद की बात फ्रेम करके बोलना चाहोगे, तो ऐसा होता है ना कि हिंदी में हम सोच लेते हैं लेकिन ट्रांसलेट करके नहीं बोल पाते, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्द कम पड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक ही है कि इंग्लिश में बोलना चालू कर दो। भले आपको लगता है मैं खुद से नहीं बोल पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करो ऐसा कि आप कुछ देख के पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आप अपने आप ऐसे हो जाओ कि हाँ ठीक है, मैं कुछ देख के पढ़ सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स को भी इंग्लिश में कर सकता हूँ। तो ऐसे करके कुछ कुछ इंग्लिश में सोचो, बोलो, थोड़ा थोड़ा। ऐसा होता है ना कि अब ओवर रेटेड एडवाइस है, मतलब बहुत लोग सुनते हैं फिर लगता है नहीं यार ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होगा, मगर मैं मिस्टर बीस्ट देखना चालू कर दिया था। मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल, वो क्या इंग्लिश में बोलता था, तो मेरे को ऐसा था कि सुन रहा हूँ इंग्लिश, एटलीस्ट रीड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था फिर लैंग्वेज से। एंड लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। मैं ये बात सच, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, बट वही है कि वहां का मीडियम इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप प्रेफर करो। और अगर किसी को ऐसा है कि वोकैब में प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर वोकैब ज्यादा लोग को नहीं होती है, व्हाट आई थिंक कि ज्यादा लोग को वोकैब में प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जितनी इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए वो सबके पास उतनी वोकैब है, होती है। तो आप फिर चीजों को अपना कॉन्फिडेंस लो, इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, करने से होगा। आज ये वीडियो देखो, कल कोई और यूट्यूबर का देखो, बहुत मल्टीपल लोगों ने बात बोल दी करने से होगा, बट अनलेस अनटिल आप नहीं करोगे चीजें नहीं होंगी, थिंग्स वोंट वर्क। ऐसा मैजिक स्टिक की छड़ी घूमी रातों रात आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई नहीं। हो सकता है किसी को 1 वीक का टाइम लगे, किसी को 1 मंथ का लगे, किसी को 2 मंथ का लगे, बट ये हो जाएगा। दीज आर, कहते हैं बहुत माइन्यूट चीजें जिसपे हम ध्यान नहीं देते, बट वो देते हैं। अंटिल जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे, भले ही कहीं तो पहुंचोगे, अभी से तो बेटर हो ही जाओगे, है ना? हाँ, ये बात है। एंड यार मल्टीपल टाइम्स तुमने रिटन भी निकाल रखा है, तो अभी जो रिटन के स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो भी इंटरव्यू देखें, तो उनके लिए क्या सजेशंस हो सकती है? क्योंकि रिपीटेडली निकाला है बिल्कुल विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी गैप, तो मल्टीपल निकाला है, तो उसके क्या एडवाइस हो सकती है? जेड वाली में भी अच्छी परसेंटाइल है, 90% है। भाई JEE में तो परसेंटाइल मतलब अब ठीक है, पहले तो मेरे को नहीं लग रहा था अच्छी है, मगर अब हो गया सिलेक्शन तो अब ऐसा लगने लगा ठीक है। बाकी JEE में मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ऐसा JEE का ट्रेंड जितना मैंने 2 साल दिया लगातार JEE, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री NCERT क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, खासकर केमिस्ट्री के NCERT लगा लो अच्छे से पूरी, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए थोड़े PYQs वगैरह प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख करके जाओ, एंड सिलेबस ट्राई करो कंप्लीट रहे। JEE अच्छा कर लोगे तो NDA अच्छा हो ही जाएगा। भाई पहली गलती जो मैंने करी थी ना, NDA 2022 में, जो मेरा NDA भी नहीं निकला था, 4 अटेम्प्ट थे मेरे पास रिटन के, 3 निकले, 1 नहीं निकला था पहला, उसमें यही था कि मैं JEE के लिए नहीं पढ़ रहा था। ये गलती मैंने करी, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट यार जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं NDA के लिए जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट JEE के लिए प्रिपेयर करो, उससे 2 ऑप्शन खुल जाएंगे आपके, कि नेवी टेक और TS भी आ जाएगी, NDA की मैथ्स भी हो जाएगी। और रही बात NDA की मैथ्स की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, NDA की मैथ्स 11th 12th की NCERT से ऊपर नहीं गई है अभी तक। मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह लगा लो, हो जाएंगी चीजें। NDA की मैथ्स थोड़ी टफ हो जाती है कहां पर, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, बट आप कट ऑफ देखो तो आपको लगेगा सब कुछ आसान है। तो अगर आपको बेयर मिनिमम जैसे मैं करके जाता था भाई, कट ऑफ क्लियर कर लो, 340 350 मार्क्स तक भी लाने हैं, तो नॉर्मल इंग्लिश का तो भाई पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, लगाते जाओ, बहुत वेरिएशन मिल जाएगी, बहुत अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने बदल बदल के दिया है पेपर, तो मिल जाएगा।
नहीं भी है तो मैथ्स के लिए अगर बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप एनसीईआरटी लगा लो। और हाँ, अगर आप पीवाईक्यूज लगा के जा रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल हो जाएगी चीजें। साइंस तो नॉर्मली होती है जो 10+2 में होते हैं। साइंस में वो 10+2 वालों की अच्छी रहती है, बेसिक आ रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। कभी कभी थोड़ा सा टफ कर देता है, काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन कुछ लोग को धुआं देते हैं, मतलब कि यार ये तो 11th का टॉपिक आ गया थोड़ा सा। बट ठीक है भाई, बेसिक फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर लगा लो, हो जाएगा। मोमेंटम वगैरह वाला कर लोगे, मतलब बहुत टफ नहीं है साइंस एनडीए की। एंड कट ऑफ भी देखी जाए भाई, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं जाती, 292, 290, 300, कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। हाँ, मेरिट इन होने के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं, तो अगर कोई सोच रहा है आर्मी के लिए ऑप्ट किया है तो भाइयों पढ़ लो, बहुत टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है एनडीए के लिए। हाँ, एनडीए रेटिंग के लिए तो पर्याप्त टाइम है। और जीएडी का क्या बोलोगे, जो स्टैटिक पोर्शन रहता है एंड प्लस करंट अफेयर आल्सो? भाई स्टैटिक पोर्शन के लिए तो वो छोटी छोटी कहीं कहीं से चीट शीट जुगाड़ कर लो, जैसे तू अपने चैनल पे देता है वो इनफ मटेरियल है। मैं जीएलटी पे ज्यादा फोकस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि 10+2 का स्टूडेंट था, साइंस थी, जेई था, तो नहीं कर रहा था। एंड मेरे को लगता है बाकी लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कुछ कुछ कहीं कहीं से टेलीग्राम में कोई मिल गया मटेरियल, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। वो इंग्लिश के लिए आप प्रिपेयर करो, एंड बाकी जो 400 नंबर की जीएटी है उसके लिए आप कहीं कहीं से ढूंढते रहो, एक रिसोर्स पे रिलाय कर जाओ, हो जाएगा वो। हिस्ट्री वगैरह के कुछ पीवाईक्यूज है, फिर कोई एक छोटा छोटा वीडियो देख के जाओ। ऐसे भाई मतलब पढ़ रहा था, कोई बहुत डिपेंडेबल सोर्स नहीं था मेरे पास जीएटी के लिए। ओके, सो एज ऑफ नॉट अ टोटल ऑफ 4 एसएसबी थी, बेस्ट वन कौन सी तुम्हारे अकॉर्डिंग, कौन सी है? रिकमेंडेशन को छोड़ के, ऑब्वियसली रिकमेंड हुए तो लास्ट वाली बेस्ट वन होगी, बट भाई मजे सबसे ज्यादा किसमें किए? भाई सबसे ज्यादा मजे भाई मैं एसएसबी में तो मजे हमेशा मारे मैंने, मतलब तुम लोग के साथ भी था, तुम लोग देखे ही होंगे। कहीं वो पेन वाली इंक वाली इंसिडेंट याद होगी, ऐसे घुमा हुआ इंक फैला दी पूरे कमरे में। मेरा ही बैठ था। अच्छा हाँ, तो वही मतलब मजे तो मैं बहुत मारता था, मतलब मजे तो मारने में कहीं पीछे रहा नहीं। तो मेरे को लगता है एसएसबी मजे के मामले में सारी अच्छी थी, लेकिन हाँ, ऐसा है, मेरे को लगता है कि मैं गांधीनगर पहली एसएसबी थी तो मेरे को लगता है हाँ बेस्ट वही थी। बट फिर लगता है यार कि अभी रिसेंटली इलाहाबाद गया था, तो वही बहुत बड़ा है सेंटर इलाहाबाद का, मतलब सबसे बड़ा सिलेक्शन सेंटर है। तो मेरे को वो देख के मजा बहुत आ गया यार कि यहाँ टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। मतलब एयरफोर्स बोर्ड्स में क्या है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, आर्मी बोर्ड में स्ट्रिक्टनेस रिलेटिवली थोड़ी कम मिलती है आपको। जलंधर स्ट्रिक्ट है, जलंधर बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ का सीएचएम बहुत थोड़ा सा नाटक करता है। बाकी आप एयरफोर्स बोर्ड में जाओ, वहां भी थोड़ा सा दिक्कत है। आर्मी बोर्ड बाकी पर्टिकुलरली इलाहाबाद बोर्ड बहुत चिल है, बहुत चिल। अच्छा, और तो भाई मतलब कोई फनी इंसिडेंट? अरे रात में, हाँ इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस की एक रात पहले आप ऊपर इलाहाबाद में से 19 एसएसबी में जहाँ नीचे रह रहे हैं ना, तो नीचे रहते हैं जिनका एसएसबी चल रहा है, ऊपर रहते हैं रिकमेंडेड मेडिकल वाले। तो ऐसा था कि एमएच प्रयागराज में कुछ तो इश्यू हो गया था, आई की मशीन खराब हो गई थी। तो बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे एसएसबी के बच्चे एक साथ हो गए थे, मतलब 3-4 एसएसबी के बच्चे साथ हुए थे। कुछ वो थे एएसी एंट्री वाले थे, वो सब भी थे। तो एक भैया थे, वो सर्विस में थे, सर्विस एंट्री वाले थे। तो हम लोग रात में क्या कर रहे थे, एसीसी, हाँ एसीसी, रात में क्या कर रहे थे, सफेद सफेद चादर दी हुई थी, तो सफेद चादर ओढ़ के इधर से उधर भाग रहे थे। अच्छा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और तकिया लेके जो सामने दिखे उसको मार रहे हैं, कि चादर ओढ़ा है तो चेहरा दिखेगा नहीं, और चादर से थोड़ा बहुत लाइट से दिख रहा था, कोई सामने से इतना दिख रहा है, सामने से एक चादर वाला आदमी आ गया, मार दो बड़ा से। खुद भी गिरे, बहुत हल्ला कर रहे थे रात में। और जो कोई इलाहाबाद जाएगा एक चीज देखे, कुत्ते बहुत है वहाँ, बहुत कुत्ते हैं। तो कुत्ते रोने लगे वहां पर रात में। हम इन लोग इतने बेकार कि कुत्तों को रुला रहे हैं, मतलब कुत्ता वहां सोफा में आके सो जाता है, तो सोफा का कुशन उठा के कुत्ते के ऊपर रख दिया। अचानक से कुत्ता डर के उठा, तो एसीसी एंट्री वाला ऊपर से आके चिल्लाने लगा, बहुत गाली दी उसने, मतलब भर भर के गालियां दी पूरी रात। मतलब हम लोग 3-4 घंटे ऐसे बर्बाद कर दिए एकदम, खेल खेल के। कॉन्फ्रेंस अगले दिन क्या ही है, सब कोई खेल रहा है, मजे कर रहा है। और अगर आप इलाहाबाद जा रहे हो, 19 एसएसबी जा रहे हो, तो एक प्रिविलेज है आपके पास, आपको फोन मिल जाएगा। अच्छा, ये सीक्रेट है जो 19 एसएसबी के साथ ही है बस, कि आपको फोन मिल जाता है। 19 एसएसबी का फोन जमा होता है एक दिन बाद और मिलता है एक दिन पहले। ये पता नहीं, कुछ तो है, वहां का प्रेसिडेंट चिल है कि वहां का सीएचएम चिल है, कुछ है बढ़िया। सबके पास फोन पे गाने आने बज रहे हैं। और इलाहाबाद का ऐसा सीन है कि आप रिकमेंड हुए तो फोन सबको मिल जाता है। तो ऊपर वाले डॉम में फ्लोर फोन तो है सबके पास, तो कोई ऐसे शक भी नहीं करता कि नीचे वालों के पास फोन कैसे आ गया, सब कुछ चिल है वहां पर। फिर तो यही कर रहे थे, कुछ आते हैं आशिक टाइप के लोग,
भिड़े आते हैं तो उनको परेशान करना, वॉशरूम ब्लॉक कर देना, बहुत सारी मस्ती करते हैं एसएसबी में जाके। सो एट लास्ट कोई अगर एक कॉमन एडवाइस देनी हो फॉर ऑल द एस्पायरेंट जो भी डिफेंस के लिए जाने वाले हैं, अब क्योंकि एनडीए 154 के एसएसबी डेट्स भी आ चुकी हैं, तो अगर कुछ की टिप्स देनी हो तो टिप्स यार मेरी तरफ से एनडीए एंट्री स्पेसिफिक भाई, अगर नेवी वगैरह वाले बोर्ड, एयरफोर्स बोर्ड है, नेवी बोर्ड है, आर्मी बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, आप अपनी सर्विस के बारे में पढ़ते जाओ अच्छे से, पर्टिकुलरली अपनी सर्विस जो आपने ऑप्ट करी है। अगर आप मेरे जैसा केस रखते हो कि आपने सर्विस चेंज करी है, पहले एयरफोर्स से फिर आर्मी आए हो, उसका एक प्रॉपर रीजन तैयार कर लो। जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक्स विनय भाई से ज्यादा कोई नहीं देगा, इस बात का क्रेडिट मैं उसको देता हूँ कि मेरी लास्ट 2 एसएसबी में लेक्चरेट के टॉपिक्स अप्लाई कर रहा था और वही फंस रहे थे, है ना। तो जो विनय लेक्चर जीडी के टॉपिक्स दे रहा है उनको सीरियसली लेके पढ़ लेना, पढ़ के लेना, थोड़ा सा एक बार आंखों के सामने से निकल जाएंगे, तुम्हारे पास उसमें बोलने के लिए 5-6 पॉइंट्स है, तुम कर ले जाओगे। लेक्चरेट स्ट्रक्चर करते आना चाहिए आपको, कुछ नहीं है यार, बेसिक होता है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो उस टॉपिक के बारे में, और अगर नेशनल इशू है थोड़ा सा तो प्रो मतलब अच्छाई बुराई बता दो, किसी भी चीज की जनरली यही होता है, अच्छाई बुराई नहीं निकल सकती तो हाउ इट वर्क्स का प्रिंसिपल निकाल दो, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सब निकाल के आप साइड कर दो, लेक्चरेट आप कर ले जाओ, है ना, लास्ट में। और हाँ, एक श्लोक को, जैसे तू नहीं बोला था ना शायद संस्कृत वाला श्लोक, वॉइस नहीं आ रही अपनी मैसूर वाली एसएसबी में तूने संस्कृत का श्लोक बोला था क्या? कोई किसी ने तो बोला था। नहीं, मैंने नहीं बोला था। इसलिए हाँ तो वो सब चीजें मेरे को इंप्रेसिव लगती है कि अगर आप बोल दोगे तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही लगेगा, है ना। और बहुत टेंशन नहीं लेना लेक्चरेट के बारे में, जस्ट यू एंड योर ग्रुप, जीटीओ को मत देखना किसी भी टास्क के दौरान। हाँ, अवॉइड लुकिंग एट असेसर्स व्हेन दे आर असेसिंग यू एक्सेप्ट फॉर द इंटरव्यू, इसमें तो आप अच्छे से कांटेक्ट मेंटेन करो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो। हाँ, और अगर कभी इंटरव्यू में पानी पीने का मन करे, खांसी आ रही है तो पानी पी लेना, शर्माना नहीं कि क्या सोचेगा, तुम्हारे ही लिए रखी है चीजें वहां पर। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि यार ये करूंगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसे मत सोचो, सिर्फ 3 असेसर तुमको असेस करने वाले हैं, जीटीओ, साइक और इंटरव्यूअर, इसके अलावा कोई तुमको असेस करने के लिए नहीं बैठा है, सब तुम्हारी फैसिलिटी के लिए चीजें हैं, अच्छे से यूज करो, अपना ध्यान रखो, और टेंशन फालतू की मत लेना भाई एसएसबी में, क्योंकि इन दी एंड होना वही है जो तुम परफॉर्म करके आओगे। तो तुम जब परफॉर्म कर रहे हो तब ध्यान में रखो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, परफॉर्म करने के बाद सब भूल जाओ, क्योंकि तुमने अब कर दिया है, अब उनका काम है तुमको असेस करना। लास्ट थिंग, रिकमेंड नहीं होते हो तो भाई पहली बात तो मैं मतलब ये बोलना बहुत बेकार लगता है मेरे को कि कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा करियर बना होगा, नहीं, अगर आपका मन है आने का तो आप यहीं आओ। आज ऐसा ट्राई करो कि आप अगली एसएसबी में रिकमेंड हो जाओ, खुद को प्रिपेयर करो, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, करते रहो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ लेना, जीटीओ साइक के टॉपिक, साइक की तो प्रैक्टिस खैर बहुत तूने करा रखी है यार, यूट्यूब में भी बहुत करा रखी है, उतना इनफ होता है मेरे ख्याल से। नहीं, अब तो इस बार तो सभी कुछ है, इस बार तो पूरी एसएसबी सीरीज भी बनी है, तेरे इंटरव्यू की ऑब्वियसली बात है बाद में बनी थी, पत्रिका भी आई थॉट मैंने देखी होगी। पत्रिका पढ़ के गया था मैं, पत्रिका पढ़ता था। तो अभी तो लेक्चर और पत्रिका का मैं तेरे को पता है। हाँ, और मतलब ऐसा है कि जिन लोग को न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है कहीं से, तो भाई विनय भाई तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन है, मानो न मानो वन स्टॉप सोल्यूशन है उन चीजों का, नहीं प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह और सारे इंटरव्यूज भी लेना, सब कुछ पूरे से प्रिपेयर है, बोल भी रहे हैं शायद में भी एक बैच भी स्टार्ट हो, देखते हैं स्टूडेंट्स वगैरह फीडबैक आता है। सो लास्ट में पूरा कंक्लूड कर देता हूं, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं कि भैया इंग्लिश नहीं आती है, एसएसबी कैसे निकलेगा, देखो बॉस, इंग्लिश या हिंदी से मैटर नहीं है, उन्हें सिर्फ ओएलक्यूज चाहिए, बीइंग एन ऑफिसर यू कैन लीड योर को मेंबर्स ओनली, ठीक है, अच्छे से वो भी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की रेपुटेशन होती है, सो हिंदी और इंग्लिश वहाँ पे मैटर नहीं करती। हाँ, जब आप कहीं फॉरेन में जाते हो इसलिए इंग्लिश मैटर करती है, इसीलिए एसएसबी में इंग्लिश है भी, ठीक है, अदरवाइज उन्हें लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम, जैसा कि मितेश भाई ने कहा। एंड जब आप तुम एक बार में फैमिलियर हो जाओगे, बोलता हूँ ना, पॉडकास्ट देख लो भाई, पॉडकास्ट आर द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, नॉलेज भी इंप्रूव होती है, तुम्हें समझ में भी आते हैं, मजा भी आता है, सबकी कुछ तो है। इसी के साथ सेकेंड वन जो भी है फ्रीली होके जाओ, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, एंड बाकी भाई ने सब कुछ बता ही दिया यार, आई थॉट इतना सफिशिएंट होगा। सो यार वेरी वेरी थैंक यू मितेश फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। और कुछ पूछना होगा मुझको तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट्स के रिप्लाई वैसे तुम भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई।